तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक लास्ट टाइम भी मैंने बहुत पढ़ाया था, राइट, है ना। उसी को कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक हमारे को पता है थर्मोडायनेमिक क्या होता है। कोई भी हीट का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हीट का जो बदलाव होता है, जब हीट बदलती है तो उससे प्रोसेस लगता है। उस प्रोसेस की स्टडी को थर्मोडायनेमिक बोलते हैं। फर्स्ट लॉ में क्या पढ़ेंगे इसी थर्मोडायनेमिक के बारे में, कि अगर कोई भी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह क्रिएट हो या डिस्ट्रॉय हो, तो इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बार बार पिस्टन का एग्जांपल ले रहे थे। पिस्टन के अंदर, सिलेंडर के अंदर जो है वो ऑयल है, लिक्विड गैस है। जैसे पिस्टन को पुश करता है तो वो कन्वर्ट हो जाती है अलग फॉर्म ऑफ गैस में। तो एक ही चीज चेंज हो रही है पर वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, बराबर। दूसरा लॉ क्या बोल रहा है, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स रिमेन कॉन्स्टेंट। जो एनर्जी होती है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, पर वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, खत्म नहीं होगी। आइंस्टाइन का इक्वेशन भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को ही बताता है। वो क्या है, E इज इक्वल टू mc²। थर्ड क्या बोल रहा है, whenever a given quantity of energy of one kind disappear, the equivalent amount of energy appear in the same other kind। अगर एक एनर्जी डिसअपियर होती है तो दूसरी उसी के फॉर्म से प्रोड्यूस होगी, अपीयर होगी। फोर्थ क्या बोल रहा है, देखो सारे अगर पॉइंट पे ध्यान दे तो हर एक पॉइंट एक ही चीज की तरफ इशारा कर रहा है कि एनर्जी चेंज होगी पर वो कभी भी खत्म नहीं होगी, ऑलवेज वो कांस्टेंट होगी यूनिवर्स में। फोर्थ पॉइंट बोल रहा है, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर पेरिपेचुअल। पेरिपेचुअल मतलब कोई भी चीज जो स्पिन करती है, गोल घूमती है ना, तो पेरिपेचुअल मतलब गोल घूमने वाला मोशन मशीन टू डू वर्क विदाउट कंज्यूमिंग सम फॉर्म ऑफ एनर्जी। कोई भी चीज बिना कोई फॉर्म ऑफ एनर्जी को कंज्यूम किए बिना घूम नहीं सकती, करेक्ट। हर एक चीज यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। और कभी कभार ये भी होता है कि एक एनर्जी पूरी टोटली डिफरेंट फॉर्म में चेंज हो जाती है। जैसे कोई लाइट एनर्जी या इलेक्ट्रिक एनर्जी टोटली कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ओके। फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, द टोटल एनर्जी ऑफ अन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब कोई पैक सिस्टम, जैसे हमारा अर्थ एक आइसोलेटेड है कोई यूनिवर्स में, इसके अलग ही बिहेवियर है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ एक क्लोज आइसोलेटेड सिस्टम की जो एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है। देखो हमारे अर्थ की एनर्जी बाहर नहीं जाती है, नहीं बाहर की चीज अंदर आती है, करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, इस डेरिवेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि मास की बात करें या एनर्जी की, सिस्टम में दोनों चीज क्या रहेगी, कांस्टेंट कंडीशन में रहेगी। अब इसी इक्वेशन को, लॉ को हम लोग मैथमेटिकली समझते हैं। तो मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो मान लेते हैं मेरे पास एक आइडियल गैस भरी है एक सिलेंडर में, जिस पर वेटलेस फ्रिक्शनलेस एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं कि इस गैस की जो इंटरनल एनर्जी है, टोटल इंटरनल एनर्जी शुरुआत में U1 है, और उस गैस का जो वॉल्यूम है वो भी V1 है, स्टार्टिंग वॉल्यूम। उसके बाद वर्क हैपन होता है, आइदर वर्क पिस्टन के जरिए या तो हो सकता है कि वर्क, यहाँ पे देखो एक कंडीशन लिखी है Q प्लस डब्ल्यू। Q प्लस डब्ल्यू क्या पता, हीट हम लोग जब देंगे तो हीट के बेस पर यहाँ पे वर्क डन हैपन होगा। इस गैस के अंदर एनर्जी आएगी और उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो गैस इस एनर्जी को, इस पिस्टन को ऊपर पुश करने में यूज करेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, U2 और V2 एक नया तुम्हें इंटरनल एनर्जी मिलेगी। U2 क्या है, फाइनल इंटरनल एनर्जी, एंड V2 क्या रहेगा, फाइनल वॉल्यूम, करेक्ट ना। हम लोग को पहले से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का फॉर्मूला पता है, हम लोगों ने ये फॉर्मूला फिजिक्स के अंदर भी देख चुके हैं। क्या है फॉर्मूला, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू। हम लोग ने फिजिक्स के अंदर Q एक्चुअली क्या, हीट है, तो Q को ऐसे भी लिख सकते हैं या स्मॉल q भी लिख सकते हैं, दोनों सही है, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या लिखा है, मान लो कि ये जो वॉल्यूम का जो बदलाव है वो काफी स्पॉन्टेनियस हो रहा है। स्पॉन्टेनियस मतलब फ्लो ऑफ हेलो। एनर्जी। हाँ साइज, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। हाँ। सर अभी सर लेक्चर नहीं अटेंड कर पाऊंगा अभी। क्यों, क्या हुआ? नहीं सर, वो बुला रहे मेरे को अंदर सब कौन बुला रहा है? रिलेट। नीचे भी लिखा है, नीचे और इसमें फर्क क्या है, डेल्टा U इक्वल टू डेल्टा Q प्लस डेल्टा W। दोनों में फर्क क्या है, जब बिग चेंज होता है ना, तो बिग चेंज को हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिंबल से। जब स्मॉल चेंज होता है ना, उसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंबल का मतलब स्मॉल चेंज है। तो ये डेरिवेटिव डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते या डेल्टा से भी रिप्रेजेंट कर सकते। इसके साथ साथ इस लॉ के कुछ डीमेरिट भी होंगे।
जाहिर बात हर एक चीज के होते हैं। इसमें मास और एनर्जी का जो रिलेशन है उसके बारे में ज्यादा डिटेल में कुछ बताया नहीं है, ठीक है। हम इसमें एनर्जी का ही डिस्कशन करते हैं, मास के बारे में तो कोई बात ही नहीं होती है यहाँ पे। दूसरा, इस लॉ में एक और डीमेरिट है, इसमें फ्लो ऑफ एनर्जी के बारे में नहीं पता है कि फ्लो ऑफ एनर्जी का डायरेक्शन कैसा होता है, ठीक है। इसमें स्पॉन्टेनिटी के बारे में भी नहीं पता है। स्पॉन्टेनिटी के कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने बताया था, क्या होता है स्पॉन्टेनियस, हम लोग पढ़ चुके हैं ये फिजिक्स के अंदर। कोई बताएगा स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है? स्पॉन्टेनियस ऐसा कोई सर प्रोसेस ज्यादा जो बिना कोई एनर्जी के फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, विदाउट एनी एनर्जी। कोई प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होते हैं। ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें एनर्जी नहीं लगे, वो ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाए, समझ गए? दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब आते हैं साइन कन्वेंशन में। वो जो ऊपर इक्वेशन देखे उस बेस पे साइन कन्वेंशन देखेंगे। ये अपनी इक्वेशन है। पहले देखते हैं इंटरनल एनर्जी कब ज्यादा होगी, कब कम होगी, कब एब्सॉर्प्शन होगा, कब रिलीजिंग होता है, वो भी देखते हैं। अगर मेरी इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव है उस वक्त ये जाहिर करता है कि फाइनल एनर्जी बढ़ रही है और इनिशियल घट रही है, तभी तो मेरी चेंज इन एनर्जी पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, करेक्ट। कब मेरी इंटरनल एनर्जी नेगेटिव होगी? जब मेरी फाइनल एनर्जी कम हो और इनिशियल एनर्जी ज्यादा, यानी शुरुआत में एनर्जी ज्यादा है बाद में कम। इसका मतलब ये पता चल रहा है कि यहाँ पर जो गैस है वो काम नहीं कर रहा है, पिस्टन के जरिए वर्क हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब फाइनल एनर्जी कम होगी इनिशियल ज्यादा होगी तो उस वक्त सिस्टम एनर्जी सिर्फ रिलीज ही करेगा, ओके। अब हीट के बेस पे देखते हैं, कब हीट पॉजिटिव होगी? जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। कब हीट नेगेटिव होगी? जब एनर्जी रिलीज होगी। वर्क बेस पे बात करें तो वर्क बेस में दो ही चीज होती है, या तो कंप्रेशन होता है या तो एक्सपांशन होता है। क्योंकि वर्क किस पे निर्भर करता है? वर्क इज टोटली डिपेंड अपॉन वॉल्यूम, करेक्ट। अगर ऑन द सिस्टम वर्क हो रहा है, ऑन द सिस्टम मतलब पिस्टन काम कर रहा है और पिस्टन पुश कर रहा है गैस को, तो उस वक्त मेरा वर्क पॉजिटिव होगा सिस्टम के बेस पे। अगर मान लो गैस है, बाय द सिस्टम हो रहा है, मतलब गैस पुश कर रही है पिस्टन को, उस वक्त एक्सपांशन होगा गैस का, और उस वक्त गैस के बेस पे वर्क डन नेगेटिव होगा। तीनों कंडीशन क्लियर है बेस्ड ऑन इंडिविजुअल पार्ट। कोई डाउट है फरहान, कुलसुम? नो सर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो ऑलरेडी नो अबाउट दिस, हम लोग सिर्फ और रिवाइज ही कर रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। फर्स्ट लॉ क्या बोला है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इन वेरियस प्रोसेस को कंपेयर करते हैं। तो पहला प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस, मैंने बताया था। आइसोथर्मल प्रोसेस उससे बोलते हैं जिसके अंदर एनर्जी कांस्टेंट होती है। कौन सी एनर्जी? टेम्परेचर, सॉरी, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी? कांस्टेंट होगी इस कंडीशन के मुताबिक। तो इंटरनल एनर्जी में मैं 0 पुट कर दूंगा, तो ऐसे केस में हीट और वर्क डन दोनों एक दूसरे के बराबर रहेंगे, बट आर इन अपोजिट कंडीशन। अगर हीट बढ़ेगी तो वर्क डन नेगेटिव होगा, और अगर हीट रिलीज होगी तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट केस क्या है? एडियाबैटिक प्रोसेस। ये भी हम लोग जानते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस किसको बोलते हैं? जिसमें हीट कांस्टेंट होती है, नाइदर हीट गेन नॉर हीट डिस्ट्रॉय। तो मैं क्या करूंगा, क्यू की जगह पर इक्वेशन में मैं 0 पुट करूंगा, तो मेरे को क्या पता चल रहा है कि टोटल इंटरनल एनर्जी और वर्क डन दोनों बराबर होते हैं। सेम राइट। अब आइसोबैरिक प्रोसेस Pressure क्या constant. बोलता है? यस, आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो अब मुझे पहले से पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? पी डेल्टा वी। अगर प्रेशर कांस्टेंट भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी कंडीशन में, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हम लोग ने क्या चीज पढ़ी है कि हम लोग किसका प्रेशर देख रहे हैं? एक्सटर्नल प्रेशर देख रहे हैं। तो एक्सटर्नल प्रेशर ऑलवेज कांस्टेंट ही होता है हमारा, जिसमें हम जी रहे हैं हमारे अर्थ में। इस अर्थ के अंदर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो फिक्स है, वो ना ही कभी बढ़ता है नहीं घटता है। अगर इसमें बदलाव आएगा ना हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे, ठीक है। आइसोकोरिक प्रेशर, आइसोकोरिक में क्या होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो फर्क पड़ेगा, हमारा वर्क डन भी क्या होगा? 0 होगा। उस केस में इंटरनल एनर्जी और हीट बराबर होंगे। क्लियर है? इसके बाद देखो सेकंड लॉ आया, तो सेकंड लॉ में मैं थोड़ा स्टॉप करूंगा क्योंकि इस चैप्टर के अंदर मुझे देखना है कितना पार्ट है। तो एक मिनट मैं टेक्स्ट बुक लेके आता हूँ, क्योंकि फर्स्ट लॉ भी था, सेकंड लॉ शायद नहीं है। लेट मी चेक। The spontaneous flow of energy is always unidirectional from higher temperature to lower temperature.
तुम लोग को समझ में आ रहा होगा क्या ये समझा रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है? ये एक्सप्लेन करेगा क्या बोल रहा है? स्पॉन्टेनियस मतलब बिना, विदाउट एक्सटर्नल एनर्जी। विदाउट, हाँ ऐसा कोई प्रोसेस जो बिना कोई एनर्जी के फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, और ये तभी हो सकता है जब उसका एक पोटेंशियल हाई हो और दूसरा लो हो। कि हमें पता है कि जो बहाव होता है पानी का भी, वो हमेशा ही ज्यादा से कम की तरफ होता है, बरोबर ना? तो झरने की एग्जांपल लो, तो झरने में पानी ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरता है, तो ऊंचाई में पानी ज्यादा होता है, नीचे कम होता है, इसलिए वो ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर रीजन टू लोअर रीजन। तो स्पॉन्टेनियस जो बिना कोई एनर्जी के फ्लो, ठीक है, उसका डायरेक्शन हमेशा वन रहता है। यूनि मतलब वन डायरेक्शन होता है, फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। अगर हीट के बेस पर बात करें तो हीट का फ्लो हमेशा हायर हीट टेम्परेचर टू लोअर हीट टेम्परेचर होता है, करेक्ट? तो ये इन खामियों को दूर करने के लिए बनाया गया, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में थी, इसके बेस पर सेकंड लॉ बनाया गया। अब यहाँ पर सेकंड लॉ में और क्या लिखा है, ये एक्चुअली ऑफिशियल डेफिनेशन है। हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क। मतलब पूरी हीट को हम इक्विवेलेंट अमाउंट में वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते विदाउट प्रोड्यूसिंग परमानेंट चेंज एदर इन सिस्टम और इधर इन सराउंडिंग। हीट एक क्या है? हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ ट्रैवल करती है, ये हमें पता है। तो इसे ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए? जो हीट होती है उसको ट्रैवल करने के लिए पाथ की जरूरत होती है। ये बिना रास्ते के ट्रैवल नहीं कर सकती, उसे मीडियम चाहिए। और हमेशा हीट जो ट्रांसफर होती है वो कैसे ट्रांसफर होती है? हीट हमेशा हायर से लोअर की तरफ ट्रांसफर होती है, ये भी हम लोग जानते हैं। हीट जब तक वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती अगर कोई चीज हॉट या कोल्ड ना हो। कब होगी कोई भी हीट ट्रांसफर? जब तक दो रीजन में डिफरेंस ना हो, एक चीज हॉट हो और एक कोल्ड हो, करेक्ट? तभी इसमें बदलाव आएगा, क्योंकि हॉट वो हायर हो गया और कोल्ड लोअर रीजन हो गया। तो वर्क कभी हैपन होगा जब दो हीट में फर्क हो, और हीट में फर्क हुआ तभी ये हीट ट्रैवल करेगी। सेकंड चीज की हम लोगों ने क्या पढ़े यहाँ पर? हीट को ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए? रास्ता चाहिए। बिना पाथ के नहीं ट्रैवल कर सकती, आइदर सॉलिड या तो लिक्विड या तो गैस, पर मीडियम तो रिक्वायर ही है, बिना मीडियम के ये ट्रैवल नहीं कर पाएगी। अब हीट को और डिटेल में स्टडी करते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, जिसमें एक नया वर्ड आ रहा है, इंथैल्पी। इंथैल्पी को कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। इंथैल्पी एक्चुअली बताता है क्या है? किसी भी सिस्टम की जो टोटल हीट होती है ना, उस सिस्टम की टोटल हीट को इंथैल्पी बोलते हैं। इंथैल्पी स्टेट फंक्शन होती है। स्टेट फंक्शन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह। एंथैल्पी तो पर अलग-अलग उसमें भी यूज होता है ना, जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यस, आयोनाइजेशन। तो उनमें क्या एक्चुअली होता है? एंथैल्पी हीट ही होता है। जो अमाउंट ऑफ हीट लगती है ना एनर्जी हीट फॉर्म में, जो किसी बॉन्ड हाँ को ब्रेक करने में मदद हाँ करे, हाँ हाँ उसको एंथैल्पी बोलते हैं। हाँ सर, उसका ठीक डेफिनेशन है, ये इसी था, वजह से amount तो of energy required to मेल्टिंग पॉइंट और break बॉइलिंग a पॉइंट bond वर्ड from। आता है। मेल्टिंग पॉइंट हाँ बॉइलिंग पॉइंट वर्ड क्यों आता है? क्योंकि ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए। कौन से फॉर्म में? हीट फॉर्म में। अभी एक स्टेट फंक्शन है, मतलब हीट पाथ पे डिपेंड नहीं रहती है, वो इनिशियल से फाइनल में चेंज होती है। पाथ कोई भी यूज करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी हीट अमाउंट पर डिपेंड होती है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? इट डिपेंड ऑन क्वांटिटी ऑफ मैटर। ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एक्सप्लेन कर रहा है। हीट पॉजिटिव का मतलब क्या है? अगर किसी सिस्टम की हीट पॉजिटिव है मतलब वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर कोई सिस्टम में मैं डेल्टा एच इज इक्वल टू नेगेटिव लिखता हूँ, उसका मतलब वो सिस्टम हीट को रिलीज कर रहा है। तो मान लेते हैं हमारे पास ये फॉर्मूला इसकी डेफिनेशन है। क्या है? हीट इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी इंटू प्रेशर इंटू वॉल्यूम। अगर इस फॉर्मूले को देखो तो ये फर्स्ट लॉ से आएगा। फर्स्ट लॉ क्या रहा? क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, रिमेंबर? तो यहाँ पर क्यू की जगह पर इंथैल्पी वर्ड यूज किया, डेल्टा यू को सिर्फ यू से रिप्रेजेंट किया और डब्ल्यू को पीवी से रिप्रेजेंट किया। तो चीज तो वही हुई ना, पर सेकंड लॉ है ना, तो थोड़ा सा बदलाव करना है और इंथैल्पी को समझाना है। ठीक है, ये हीट किस चीज की है? सिस्टम की हीट है, ये भी बताना है। क्योंकि क्यों हम लोग कैसे लेते हैं? सिस्टम सराउंड दोनों को कंडीशन अप्लाई करते हैं, करेक्ट? यहाँ पर इंथैल्पी एक्चुअली सिर्फ सिस्टम की हीट को ही रिप्रेजेंट करेगा। अब हम लोग मान लेते हैं एक सिस्टम के अंदर हीट है और वो इनिशियल से फाइनल स्टेज में बदल रहा है। तो मानते हैं इनिशियल हीट इंथैल्पी है H1 इज इक्वल टू U1 प्लस P1 V1, और फाइनल इंथैल्पी में जारी बात उसका है इंथैल्पी एज वेल एज इंटरनल एनर्जी, प्रेशर, वॉल्यूम दोनों बदलेगा। अब मुझे क्या बोल रहा है? इसका चेंज इन इंथैल्पी पता करो कि शुरुआत से फाइनल में उसकी इंथैल्पी में क्या बदलाव आया। मतलब घर पे अगर तुम ऑमलेट बना रहे हो तो जब ऑमलेट को तुमने डाला तो उसकी शुरुआत में कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी, प्रेशर, वॉल्यूम था, पर जब वो पका तब उसकी इंथैल्पी में क्या बदलाव आया वो बताओ। समझ में आया? तो H2 की वैल्यू मेरे पास है, वो पुट कर दो यहाँ पे। H1 की वैल्यू है, वो पुट कर दो।
नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में ले लेंगे ताकि मैं समझा सकूं एक्चुअली हैपन क्या हो रहा है। इनका पैर ले लो, U2 और U1 का, तो माइनस में पैर आएगा, और P2 और P1 हाँ का भी पैर ले लेना है अलग से, वो भी माइनस में ही आएगा। क्लियर। सेकंड क्या हाँ करेंगे, U2 माइनस U1 किसको बता रहा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को। P2 सर। माइनस P1 और P1 V1 क्या है, ये प्रेशर वॉल्यूम के चेंज को बता रहा है। पर प्रेशर पे मैंने डेल्टा पी क्यों नहीं लिया, तो रीजन है कि प्रेशर इज ऑलवेज कांस्टेंट होता है। हाँ बोलो फरहान। नहीं सर, वही पूछ रहा था कि वो H2 माइनस H1 किए तो जो P1 V1 वो नेगेटिव हो जाएगा, तो देखा तो आपने ऑलरेडी डायरेक्टली किए अच्छा वो डायरेक्ट मतलब तो तुम बता रहे ब्रैकेट के अंदर जो साइन चेंज होता है ना, क्योंकि हो। हाँ बाहर हाँ माइनस हाँ है हाँ, वो। ये अगर साइन अंदर अप्लाई कर दे तो हाँ तो प्लस हो जाएगा वो। हाँ, लेकिन वो सर आपने ऑलरेडी पर मेन ये तक नहीं में कर ही होएगा दिया क्योंकि वो। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं है, सिंपल है ना, इसलिए ये साइन नहीं आएगा क्योंकि मैंने पैरिंग कर लिया ना डायरेक्टली। नहीं 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 करेंगे, यहाँ तो बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा, पूरा इक्वेशन सर ही आपने बदल। ऑलरेडी हाँ साइन हाँ चेंज करे हुए, ऊपर देखो ना, H1 इज इक्वल टू U1 प्लस P1 V1 है, आपने हाँ हाँ U1 माइनस P1 V1 लिखे हो डायरेक्टली। बरोबर बरोबर, मैं साइन चेंज किया हूँ। आप किए हो हाँ। नेक्स्ट का फाइनल क्या मिलेगा अपने को, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी मिलेगा। करेक्ट। अभी क्यू पी क्या आंसर आया, तो क्यू एक्चुअली हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और क्यू फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी या डब्ल्यू। करेक्ट। तो ये वाला पार्ट और ये पार्ट सेम नहीं लग रहा है, तो इसने इसकी जगह पे क्या लिख दिया, क्यू पी। पी क्यों लिखा, पी ये बताने के लिए कि ये जो हीट मिल रही है ना इक्वेशन, ये कांस्टेंट प्रेशर पे मिल रही है, बस और कुछ नहीं। और ये जो हीट है ये सिस्टम की हीट है। ओके, तो इंथैल्पी एक्चुअली सिस्टम की हीट होती है। तो इस केस के अंदर हम लोग को पता चल रहा है कि डेल्टा एच हीट के बराबर है, इसलिए इंथैल्पी को हीट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सिर्फ फर्क क्या है, इंथैल्पी सिस्टम की हीट को बताता है, सिर्फ यही। और डिटेल में जाते हैं इंथैल्पी में। अब देखते हैं इंथैल्पी किस तरह से किसी सॉलिड और लिक्विड और गैस को चेंज करता है, वो देखते हैं। अगर कोई सॉलिड में मैं इंथैल्पी अप्लाई करूँ तो क्या होता है, क्या बदलाव आता है, वो देखते हैं। क्या, अब सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में हम प्रेशर की स्टडी करेंगे, वॉल्यूम की स्टडी करेंगे, बरोबर। तो हम लोग के पास पहले से ही फॉर्मूला है इंथैल्पी का, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस बी डेल्टा वी। सेकंड केस में क्या हो रहा है, क्या सॉलिड में इंटरनल एनर्जी होती है क्या, या प्रेशर वॉल्यूम बदल सकता है क्या सॉलिड के अंदर। चलिए ये तो होती है, हर एक चीज में होता है। प्रेशर बदल सकते हैं किसी सॉलिड में, अगर तुम दबाव डालते हो, मान लो एक बॉक्स है, इधर से पुश करते हो इधर से पुश करते हो, क्या वो बदलेगा। एक हार्ड पत्थर ही ले लो, एक स्टोन ही ले लो, आप कितना भी पुश करो उसके शेप को तुम बदल नहीं सकते, यानी इसमें कोई भी वॉल्यूम पे चेंज नहीं आएगा, बरोबर, प्रेशर अप्लाई करने पर भी। तो मैंने कहा मेरा प्रेशर कांस्टेंट हो गया और वॉल्यूम भी क्या हो गया, कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो ये पार्ट कैंसिल हो गया, तो मैं बोल सकता हूँ सॉलिड के अंदर जो इंथैल्पी चेंज होता है वो हीट पर और टोटल इंटरनल एनर्जी पे डिपेंड करता है, ना कि प्रेशर और वॉल्यूम। समझ में आ रहा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर। अब आते हैं लिक्विड पर, सेम फॉर्मूला लेंगे। क्या लिक्विड पर प्रेशर लगाने पर या वॉल्यूम लगाने पर क्या हम उसका शेप बदल सकते हैं क्या, क्या प्रेशर अप्लाई किया जा सकता है किसी लिक्विड में। घर में देखो बाल्टी में पानी भरा है, तुम लोग ने कभी हाथ जोर से मारा है क्या बाल्टी पे, तुम्हारे हाथ पे तुमको थोड़ा सा फील होगा हाँ प्रेशर। प्रेशर लगता है। इसका मतलब क्या है कि एक बॉटल ले लो, उस बॉटल में पानी भर दो और बॉटल को ऐसा क्रश करने की कोशिश करो, क्या बॉटल क्रश होगी नहीं क्या, होगा, नहीं होगा। नहीं होगी, स्लाइटली होगी, पर उस स्लाइटली को हम लोग काउंट नहीं कर सकते। हो रहा है पर नेग्लिजिबल हो रहा है। वॉल्यूम तो बदल ही नहीं सकते किसी लिक्विड अगर बॉटल में भरा हुआ है, शेप बदल सकता है पर एक्सपांशन कंप्रेशन नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में यहाँ पर भी प्रेशर वॉल्यूम क्या हो गया, कांस्टेंट। तो यहाँ पर भी बोल सकता है लिक्विड जो होता है वो इंथैल्पी और टोटल एनर्जी पे निर्भर करता है, ना कि प्रेशर वॉल्यूम पे। अब आते हैं गैस पर, सेम फॉर्मूला लेंगे। देखो गैस में वॉल्यूम का असर पड़ता है, तो यहाँ पर दो वॉल्यूम होगा V2 माइनस V1, कि गैस एक्सपांड होती है, कंप्रेस भी हो सकती है। अगर आप छोटा रूम लेंगे तो छोटे रूम में आ जाएगी, बड़ा कमरा दोगे तो बड़े कमरे में भी गैस घूमने लग जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम का असर भी पड़ेगा। अब गैस की बात कर रहे हैं तो गैस में हम लोग आइडियालॉजी यूज करते हैं, आइडियल गैस की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो आइडियल गैस क्या है, P इक्वल टू NRT। इस पार्ट में हम लोग NRT ले लेंगे, तो ये PV बन जाएगा N2RT और ये PV1 बन जाएगा N1RT। दोनों में RT कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, डेल्टा U इक्वल प्लस RT N2 माइनस N1। क्लियर। अब मुझे क्या करना है, N2 माइनस N1 क्या है, डिफरेंस बिटवीन द मोल।
तो डिफरेंस बिटवीन मोल को डेल्टा एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तो मैंने डेल्टा एन और जी ले लिया। ये जी क्या बता रहा है? नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने ये सिंबल लगा दिया, और कुछ नहीं। क्लियर है तुम लोग को? तो ये जो डेरिवेशन है ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछता है। तो हम लोग ने ये डेरिवेशन का स्टडी कैसे किए? एंथैल्पी चेंज, सॉलिड, लिक्विड और गैस का देखे। तो गैस के बेस पर हम लोग को एक डेरिवेशन मिल गया। क्लियर है? अब एक और डेरिवेशन देखेंगे। वो डेरिवेशन क्या बोलता है? जो वर्क डन है वो बराबर है माइनस डेल्टा एन जी आर टी के। तो ये आया कैसे वो देखते हैं। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी। करेक्ट? हमें पता है जो प्रेशर होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। तो मैं अजम्पशन कर लेता पी एक्सटर्नल बराबर है पी के। तो इसकी जगह मैं पी ले लूंगा। नेक्स्ट क्या करना है? गैस की अगर बात करें तो गैस तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है। डेल्टा वी का मतलब क्या होता है? डेल्टा वी इज नथिंग बट फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। करेक्ट? कुल फलन। तो V2 माइनस V1 ले लेंगे। नेक्स्ट P को मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट के साथ, तो इट बिकम माइनस PV2 प्लस PV1। करेक्ट? अब ये माइनस से ये प्लस हो गया। करेक्ट? नेक्स्ट आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? PV इज इक्वल टू nRT। अगर मैं PV1 लिखता हूँ तो ये N1RT हो जाएगा। PV2 लिखता हूँ तो N2RT हो जाएगा। तो हमें को क्या करना है? इसकी जगह पर इसको रिप्लेस करना है। तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू माइनस N2RT प्लस N1RT। यहाँ तक समझ में आया? हाँ। नेक्स्ट इसमें कॉमन क्या आएगा? RT कॉमन आ जाएगा, माइनस RT। अंदर क्या बचेगा? N2 माइनस N1। N2 माइनस N1 क्या आता है? डेल्टा NG। तो मिल गया ना प्रूफ? हमें यही सॉल्व करना था कि नहीं? तो ये एग्जाम में ये डेरिवेशन आते हैं कितने मार्क्स के? 2 मार्क्स के। बहुत बार पूछेगा ये डेरिवेशन। ठीक है? अब आप ये पढ़ते सर हैं। इम्पोर्टेंट है। यस, ये वाले सर important। डेरिवेशन का टॉपिक क्या था? ये डेरिवेशन में डायरेक्ट डेरिवेशन ही था। इसे ऊपर भी था और ये बिना इंटरनल एनर्जी का था, डायरेक्ट वर्क डन का हमें नहीं ये सर, वैल्यू डेरिवेशन निकालना का नाम क्या है? है। वर्क डन का डेरिवेशन में क्या? कोई नाम नहीं है, यही है, डायरेक्ट ऐसे ही लिखा तो हुआ है। सर क्या पूछेगा एग्जाम में? डायरेक्ट बोलते हैं डेरा W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एन जी आर टी। अच्छा वैसा, ठीक है समझा। लेकिन अभी देख भी लेना, हो सकता है मैं एक्स्ट्रा पढ़ा दूँ क्योंकि बुक में आड़ा टेढ़ा है। डिटर्मिनेशन ऑफ वर्क डन। अभी हम लोग वर्क डन के बारे में पढ़ेंगे इस इक्वेशन के बेस पर, कि कब वर्क डन पॉजिटिव होगा, कब वर्क डन नेगेटिव होगा, मेरा बाय द सिस्टम कब वर्क होगा और ऑन द सिस्टम कैसे वर्क होगा। तो इसका मैंने एक ट्रिक बनाया है यहाँ पर टेबल। अगर तुम्हारी वैल्यू ऑफ डेल्टा जी की, अगर मान लो नंबर ऑफ मोल बराबर है स्टार्टिंग और इनिशियल फाइनल दोनों, तो जाहिर बात यानी तुम्हारा मोल ऑफ गैस बदल ही नहीं रहा है, उनकी क्वांटिटी बराबर है। उस वक्त जो वर्क डन होगा वो 0 होगा। 0 ये बताता है कि कोई भी वर्क डन हैपन नहीं होगा। अगर तुम्हारे नंबर ऑफ मोल में बदलाव नहीं आएगा तो यहाँ पर ये नंबर ऑफ मोल बिल्कुल वॉल्यूम की तरह काम कर रहा है। ये मुझे हेल्प कर रहा है कि वर्क डन कब हैपन होगा कब नहीं होगा वो पता कर रहा है। सेकंड केस में देख सकते हैं फाइनल नंबर ऑफ मोल ज्यादा है और इनिशियल कम है, तो ऐसे में मेरा नंबर ऑफ मोल की जो भी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी और होने वाला जो वर्क डन है वो होगा नेगेटिव, क्योंकि वर्क डन सिस्टम करेगा। यहाँ पर इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ V2 इज ग्रेटर देन V1। इससे भी तुम उसको याद रख सकते हो, यानी शुरुआत में वॉल्यूम कम था, बाद में वॉल्यूम बढ़ गया, है ना। तो जारी बात है, यानी सिस्टम काम कर रहा है तभी तो वॉल्यूम बढ़ा। करेक्ट ना? सेकंड केस इसका उल्टा है, अगर इसका उल्टा है तो साइन भी बदलेंगे, बाकी सब चीज से समझ में आएगी। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल वॉल्यूम के बेस पे काम कर रहा है। कोई डाउट है इसके कंडीशन में? इसको कन्वेंशन बोलते हैं, शॉर्ट ट्रिक होती है। इसको एग्जाम में भी इस तरह से लिख दोगे ना तो भी चलेगा। अब आते हैं इंथैल्पी ऑफ फिजिकल चेंज में। तो अभी मैं क्या सोच रहा हूँ फरहान, जरा ना टेक्स्ट बुक खोलो। मैं चाहता हूँ ये पता करने कि ये पढ़ना है कि नहीं, वरना बहुत सारा एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे। एक मैं भी जरा सेकंड चेक सर। करता हूँ, वरना चैप्टर काफी बड़ा हो। सब्लिमेशन का एग्जांपल आयोडीन ले लो। बोलते हैं आयोडीन जो है ना वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, तुम्हारे घर में जो नैप्थल बॉल यूज होते हैं कपड़े में रखते हैं, वो भी बिल्कुल वैसी प्रॉपर्टी देता है, वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है। ठीक है? और कैम्फर भी एक अच्छी एग्जांपल है, कैम्फर भी बिल्कुल सॉलिड से डायरेक्टली ड्राई होकर गैस में कन्वर्ट होता है। तो ऐसे सारे टाइप सब्लिमेशन के। अब यहाँ पे एक प्रैक्टिकल थॉट बताता हूँ। साइंटिस्ट बोलते हैं कोई भी सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होती ही नहीं है, वो सबसे पहले लिक्विड में अकर होती है। पर यहाँ पर जो लिक्विड का स्टेज है ना इतना स्मॉल होता है कि हमें ये प्रोसेस, ये प्लेस दिखाई नहीं देता है, तो हमें को लगता है कि ये चीज डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है? इसी वजह से इसका नाम सब्लिमेशन रखा गया। नेक्स्ट इंथैल्पी ऑफ फिजिकल चेंज है एटॉमिक और मॉलिक्यूलर चेंज।
एटॉमिक मॉलिक्यूलर चेन में 3 टाइप होंगे। एक है एटॉमाइजेशन, नाम से ही पता चल रहा है। मान लो तुम्हारे पास कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, और उस मॉलिक्यूल या कंपाउंड को तुम किसी एनर्जी देकर, तुम्हें पता है कोई भी चीज जब एनर्जी एब्जॉर्ब करती है ना तो अपने आप को टुकड़ों में चेंज कर देती है। तो यहाँ पर टुकड़ों में फ्री रेडिकल मिल रहा है। तो ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें कुछ तुम हीट एब्जॉर्ब करवा कर उस कंपाउंड मॉलिक्यूल को ब्रेक कर दो, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? एटम में। दैट मेथड इज कॉल्ड एटमाइजेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं, सोडियम क्लोराइड पानी में डालने पर सोडियम और क्लोरीन बन जाता है। तो ऐसे टाइप की आयनाइजेशन प्रोसेस को एटमाइजेशन बोलेंगे, जिसमें एटम एटम बन जाए टूट के मॉलिक्यूल से। अब इसको लिखते कैसे? तो डेल्टा लिखो, एटम का 3 अल्फाबेट लिखो और कैपिटल एच लिखो। समझा? आयनाइजेशन, आयनाइजेशन मतलब ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें हम किसी एटम में आयन्स ला लें। जैसे मैंने ये बेस्ट एग्जांपल आयन की दी है, इसको आयनाइजेशन बोलेंगे। और ये ब्रेक होकर आयन जनरेट करे। सोल्यूशन, जैसे हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो क्या बनाएगा? वाटर मॉलिक्यूल। क्या है? सोल्यूशन। तो ऐसा कोई मेथड जिसके जरिए हम कोई सोल्यूशन बना रहे, जनरेट कर रहे हैं, करेक्ट, जिसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? तीनों टाइप, एटम, मॉलिक्यूलर चेंज। अब लास्ट आता है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब क्या है? व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ वन कॉन्सेंट्रेटेड इज डाइल्यूटेड फ्रॉम अनदर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, मान लो उसमें HCl है, ठीक है, उसमें तुम पानी डाल के एक तुम सोल्यूशन जनरेट करती हो, जिसके अंदर अमाउंट सोल्यूट की क्वांटिटी कम हो जाती है और सॉल्वेंट की क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो ऐसे सोल्यूशन को डाइल्यूशन बोलते हैं। जैसे किसी HCl सोल्यूशन में तुम 50 ml पानी डाल दो, अगर तुम 50 ml पानी डाल दोगे HCl में तो ये 50 ml तक डाइल्यूट हो जाएगा। तब वो कितनी एनर्जी लूज करेगा? वो 73.26 किलो जूल की एनर्जी को लूज करेगा, हीट को रिलीज करेगा। समझ में आ रहा है यहाँ पे कॉन्सेप्ट? तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं HCl में क्या कर रहा हूँ? पानी ऐड कर रहा हूँ, दैट मीन्स एक्वस कर रहा हूँ उसको। एक्वस उसे बोलते हैं जिस प्रोसेस के अंदर किसी चीज में पानी ऐड करते हैं। तो कितना एनर्जी लूज करेगा? HCl माइनस 75.14 करेगा। अब यहाँ पर अलग, इधर पे अलग। तो एक्वस का मतलब डिस्टिल वाटर भी होता है, बोलते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो आप प्योर पानी डाल रहे हो, टैप वाटर डाल रहे हो, उस हिसाब से आपको अलग अलग एंथैल्पी मिलेगी। क्लियर? आगे बढ़ जाऊं, फेज ट्रांजिशन पे आते हैं। देखो ये वाला पार्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया तुम लोग को, ऊपर ही किया है, करेक्ट। इधर पे ये एक्चुअल जो क्वांटिटी आ रही है ना एंथैल्पी की, इस पे से पॉजिटिव नेगेटिव साइन पे ध्यान दो। जब कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो वो हीट को एब्जॉर्ब करती है। तो याद रखो, हीट एब्जॉर्ब करके कोई भी मॉलिक्यूल अपने आप को सिर्फ क्या कर सकता है? ब्रेक कर सकता है। अंडरस्टूड? कमजोर बना सकता है अपने बॉन्ड। यहाँ पे देखो लिक्विड से गैस में कन्वर्जन हो रहा है, तो लिक्विड में गैस में कन्वर्जन होने पर हीट और ज्यादा मात्रा में रिलीज होती है। तो यहाँ पर हीट को क्या करना पड़ेगा? रिलीज करना पड़ेगा। सर एक डाउट था। बोलो। सर मतलब अब समझो एक, अब कोई मेटल ऑब्जेक्ट है, अब वो अगर हीट एब्जॉर्ब करेगा तो मतलब अब वो ऑब्जेक्ट ठंडा होगा या गर्म होगा? वो ऑब्जेक्ट मेल्ट होगा, गर्म ही होगा। नहीं, गर्म होगा राइट। हाँ, और हीट अगर रिलीज करेगा तो ठंडा होगा, कूल होगा। वो जब जब मेल्ट करेगा उस वक्त वो हीट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, यानी उसने जितनी करना नहीं, था वो कर लिया, उसने हाँ गिव अप मतलब कर सर दिया वो है। एक नॉर्मल स्टेट में है, रूम टेम्परेचर। देखो कोई अब भी वो चीज हीट, जब हीट को एब्जॉर्ब करती है ना तो वो ठंडी होती है, गर्म नहीं होती। तुमको उसकी हीट टेम्परेचर चेक ही नहीं कर सकते। मान लो तुम्हारा हाथ गर्म है और तुमने जो रॉड को पकड़ के रखा है वो ठंडी है, तो वो रॉड ठंडी क्यों है? क्योंकि वो रॉड तुम्हारी हीट को अपने अंदर ट्रांसफर कर रही है। हाँ हाँ, जब उसकी रॉड में सारी हीट आ जाएगी तब तुम तो उसकी ठंडक न्यूट्रल फील नहीं टेम्परेचर होगी। हो जाएगा। समझ में आया? जब चीज हीट एब्जॉर्ब करती है तब तुम उसका फीलिंग नहीं ले सकते। जब वो हीट मतलब रिलीज हीट करती एब्जॉर्ब है करती है तो तो गर्म वो चीज होती है। ठंडी जैसी फील ही होगी, तुम नहीं फील कर सकते टेम्परेचर, क्योंकि वो मतलब एब्जॉर्ब सर कर रहा है हीट ना। अगर एब्जॉर्ब होगी तो यस, ठंडा होगा, मतलब गर्म होगा थोड़ा सा। हाँ। और वो ये नॉर्मल फिनोमिना है। मान लो ठंडी के मौसम में हमारे बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है और बाहर कूल होता है, इसलिए हमें ठंडी क्यों लगती है? क्योंकि हमारा टेम्परेचर बाहर जाता रहता है। अब बाहर टेम्परेचर हमारी बॉडी का जाएगा तो हमारी बॉडी ठंडी पड़ना शुरू हो जाएगी ना। हम्म। गर्मी में उल्टा होता है, बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होता है जिसकी वजह से वो गर्मी का टेम्परेचर हमारे बॉडी में जाता है, जिसकी वजह से हम लोग को स्वेटिंग आना शुरू हो जाता है गर्मी में। इसलिए हम लोग AC का इस्तेमाल करते हैं ताकि ठंडक मिले। समझ में आया? तो ये प्रोसेस साइंस लोग कुछ अलग नजरिए से देखते हैं, जैसे हम लोग जो देखते हैं ना, इनका थोड़ा अलग जाता है थोड़ा। अब आते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन में। तो ये दोनों वैल्यू का तुम जब करोगे ना सॉल्व,
तो जो एनर्जी मिलेगी वो सब्लिमेशन में होगी। सब्लिमेशन में कोई चीज़ डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो रही है, गैस में, तो यहाँ पर हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्प्शन होती है हीट। इतनी हीट एब्जॉर्ब करके वो डायरेक्ट उसको किसमें कन्वर्ट कर रहा है, जाहिर बात है ज़्यादा हीट लेगा एब्जॉर्ब, ताकि वो ज़्यादा उसको दूसरे अकाउंट में ब्रेक कर सके या एनर्जी रिलीज कर सके। ये वाला कॉन्सेप्ट भी मैंने पढ़ा दिया था। एटमाइजेशन का मतलब क्या है, किसी चीज़ को एटम में कन्वर्ट करना, मॉलिक्यूल को। आयनाइजेशन का मतलब क्या है, किसी चीज़ को ब्रेक करके उसमें से आयन जनरेट करना, चार्ज प्रोड्यूस करना। सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, सोल्यूशन का मतलब किसी चीज 1 मोल ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट सॉल्वेंट, किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट डालकर उसको सोल्यूशन में कन्वर्ट करना। जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड तुम्हारे पास पाउडर है, पानी में डालने पर वो सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन फॉर्म में बन जाता है उसके साथ मिक्स होके, बरोबर। आयन तो जनरेट कर रहा है, उसके साथ साथ उस पानी को हम लोग सोल्यूशन बोल देते हैं कि इसके अंदर सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, करेक्ट ना। अब बोलते हैं कि बेस्ड ऑन इंटरेक्शन सोल्यूशन को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। इस इंटरेक्शन के बारे में हम लोग ने सोल्यूशन चैप्टर में पढ़ा था, सॉलिड सॉल्यूट, सॉलिड सॉल्वेंट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। कुछ याद आया ये इंटरेक्शन के बारे में? हाँ हाँ 11th में भी था वही ये। है। अब इंटरेक्शन बेस पे को मैंने यहाँ पे बताया है। अगर सॉलिड सॉलिड इंटरेक्शन है, मान लो एक सॉलिड है वो मेटल है, तो मेटल की प्रॉपर्टी होती है वो पॉजिटिव होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करता है। एक सॉलिड मान लो वो नेगेटिव, नेगेटिव में मान लो शक्कर है, मान लो दोनों मिक्स होकर एक क्रिस्टल फॉर्मेशन करते हैं। मैं मान लेता हूँ कि मेटल में सोडियम है और जो नेगेटिव है वो क्लोरीन सॉल्यूट है, दोनों जब मिक्स होंगे तो क्या बनाते हैं, एक क्रिस्टल फॉर्मेशन करते हैं। और क्या होता है, जब 2 पॉजिटिव चार्ज मिलते हैं ना तो वो अपने आप को न्यूट्रल बना देते हैं, करेक्ट। मतलब चार्ज कंबाइन होने पर जब 2 चार्ज इक्वली मिलते हैं ना, जैसे जितने पॉजिटिव थे उतने निगेटिव आपस में मिले, तो वो मॉलिक्यूल को या कंपाउंड को क्रिस्टल न्यूट्रल बोल देते हैं। इसको उल्टा भी कर सकते हैं, मैं चाहूँ तो इसको किसी प्रोसेस के जरिए इसके चार्ज को सेपरेट भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ आयन हो रहा है और यहाँ पर सेपरेशन ऑफ आयन हो रहा है, ठीक है। नीचे को एग्जांपल भी दिए है, सबसे अच्छे एग्जांपल सोडियम क्लोराइड को ही लिया है। हम लोग यहाँ पे सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ आयन के बारे में पढ़ेंगे, सेपरेशन नहीं देखेंगे। सॉल्वेंट सॉलिड सॉल्वेंट इंटरेक्शन, ये तो हम लोग डेली लाइफ देखते हैं। किसी मेटल को पानी में डाल दो और वो पानी के साथ घोल होके कोई मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो, इस फॉर्मेशन में ज़्यादातर हीट एनर्जी रिलीज होती है पूरे टोटल रिएक्शन में। तो मान लो मेटल में मान लो सोडियम है, तुम्हें पता है सोडियम को अगर तुम पानी में डालते हो ना तो वो एक्सप्लोड करता है। ये एक्सप्लोड जाहिर करता है कि वो एनर्जी को रिलीज कर रहा है, करेक्ट। सेकंड क्या करो, क्लोरीन ले लो, क्लोरीन को तुम पानी में डालो, पानी में जाते ही क्लोरीन उस पानी के साथ मिक्स होकर क्लोरीन का सोल्यूशन बनाएगा। इस केस के अंदर भी क्या हो रहा है, एनर्जी को रिलीज कर रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। मेरे ख्याल से एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं, एनर्जी रिलीज ही है, एनर्जी रिलीज होगी। दोनों केस के अंदर एनर्जी रिलीज हो रही है। लास्ट टाइप है सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन में क्या आएगा, दो सेम टाइप के मॉलिक्यूल हैं और दोनों सेम टाइप के मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्शन करें, पानी का पानी के साथ इंटरेक्शन करना सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन होगा, ठीक है। अभी इस मेथड में क्या होगा, मान लो पानी पानी के साथ इंटरेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह के इंटरेक्शन को यहाँ पर सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। मान लो मैं इसमें से गलती से सोडियम क्लोराइड डालता हूँ, तो क्या होता है हैपन पानी के अंदर, ये क्या करता है H2O के बॉन्ड को ब्रेक करके उस बॉन्ड की जगह पर खुद फिट हो जाता है, समझ में आया। तो कोई सॉल्यूट को अगर ऐसे इंटरेक्शन में डाला जाए तो वो क्या करेगा, वो सॉल्यूट इस सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन को ब्रेक करने का काम करेगा। तो समझ जाना, अगर ब्रेक हो रहा है मतलब वो उसके अंदर सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल पानी ही रहेगा, करेक्ट। अब आते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी वर्ड पर। स्टैंडर्ड वर्ड कभी भी आता है ये याद रखो, स्टैंडर्ड का मतलब होता है जिसमें टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो। केल्विन में इसका मतलब क्या होगा, 25 डिग्री 298 केल्विन सेल्सियस। स्टैंडर्ड कंडीशन ली गई है। साइंटिस्ट लोगों ने क्या बोला, अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट स्टैंडर्ड कंडीशन में किया जा रहा है, जैसे लैब में तुमने देखा होगा जो टेम्परेचर होता है वो ना ही ज्यादा ठंडा होता है ना ही गर्म होता है ना। कोई भी लैब जो स्टैंडर्ड होती है, पिक्चर में भी देखा होगा ऐसा भाप निकलती रहती है ठंडी, करेक्ट। तो उन्होंने क्या बोला, अगर कोई भी रिएक्शन स्टैंडर्ड कंडीशन में किया जा रहा है तो उसमें स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि आपको लैब का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रखना पड़ेगा। इसका केल्विन में मतलब क्या होता है 298 केल्विन। और स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होना चाहिए, जो नेचुरल होता है यानी 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर को 1 बार से रिप्रेजेंट करते हैं और पास्कल में इसका मतलब होता है 10 का पावर 5 पास्कल, ठीक है, ये याद रखो।
हाँ कहीं पर भी ये वर्ड आया स्टैंडर्ड तो समझ जाना ये कंडीशन को ऑक्यूपाई करना चाहिए। एंथैल्पी ऑफ केमिकल चेंज, चलो केमिकल रिएक्शन में एंथैल्पी की स्टडी करते हैं। तो मान लेते हैं एक रिएक्टेंट पार्ट लेफ्ट साइड लिखा हुआ है स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, और प्रोडक्ट साइड राइट में लिखा हुआ है। ये जो स्मॉल ए और स्मॉल बी क्या है, तो स्मॉल ए ये जो स्मॉल अल्फाबेट है ये कॉन्सेंट्रेशन या कोएफिशिएंट को बताते हैं कि आप रिएक्टेंट कितने अमाउंट में यूज करें, मतलब स्मॉल ए 2A यूज करो या 3A यूज करो, उस चीज को बताता है। समझ में आया? तो यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट क्या है, लेफ्ट साइड वाला पार्ट। एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट क्या है, राइट साइड वाला पार्ट। अब मुझे बोला है कि चेंज इन एंथैल्पी बताओ, तो चेंज इन एंथैल्पी का फॉर्मूला हम लोग पहले से जानते हैं H2 - H1। तो H2 क्या है, HP प्रोडक्ट पार्ट। प्रोडक्ट में दो चीज है, क्या क्या है दो चीज, CH3 DH3, तो उसको शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकते हैं। सबमिशन क्यों लगाया, देखो प्लस साइन आता ही रहेगा, प्रोडक्ट एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं, 2 मिल सकते हैं, 3 मिल सकते हैं, 4 मिल सकते हैं, इसलिए सबमिशन लगा दिए कि एक से ज्यादा प्रोडक्ट पर एडिशन फॉर्म में रहेंगे। HR में भी सबमिशन इसलिए लगाया, वो एडिशन को बता रहा है, 2 रिएक्टेंट भी हो सकते हैं, 3 रिएक्टेंट भी हो सकते हैं। क्लियर? HP का मतलब क्या है, HP का मतलब है CH3 और DH3, यही है ना यहाँ पर, और HR का मतलब रिएक्टेंट पार्ट, और रिएक्टेंट पार्ट में ये वाला पार्ट। क्लियर है फॉर्मूला? इस फॉर्मूला को याद रखो, इस फॉर्मूले को एंथैल्पी ऑफ केमिकल चेंज बोलते हैं। इसी फॉर्मूले को तुम लोग को वर्ड में लिखना है। देखो वर्ड में क्या लिखा है, द डिफरेंस इन द टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन कैरिड आउट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर विथ एवरी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिप्रेजेंट इन अ फिक्स फिजिकल स्टेट। यहाँ पर है कि इसका फिजिकल स्टेट फिक्स होगा, मतलब सॉलिड है तो सॉलिड, लिक्विड है तो लिक्विड। ओके, क्लियर है? केमिकल एंथैल्पी चेंज कुलसुम फरहान, Yes, आगे sir. बढ़े। ओके, हाँ सर। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ रहा है थर्मोकेमिस्ट्री में। थर्मोकेमिस्ट्री क्या बोलता है, द स्टडी ऑफ एंथैल्पी चेंज इन केमिकल रिएक्शन। अगर तुम किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर एंथैल्पी की स्टडी कर रहे हो, एंथैल्पी के बदलाव की, तो उस स्टडी करने के जो ब्रांच होता है, जो केमिस्ट्री का ब्रांच है, उस ब्रांच को थर्मोकेमिस्ट्री बोलते हैं। तो जब भी बोलूंगा थर्मोकेमिस्ट्री तो समझ जाना कि तुम हीट की स्टडी कर रहे हो, किसमें, केमिकल रिएक्शन में। ओके, इस पर भी तुम लोग को प्रैक्टिकल रहेगा केमिस्ट्री क्लास 12 में, जो कि अभी होगा नहीं तो इसलिए मुश्किल होगा। जब भी कॉलेज स्टार्ट होगा तो ये एक्सपेरिमेंट करवाने वाले, क्योंकि बोर्ड में बोला गया है कि 60% आप लोग को जर्नल कंप्लीट करना है तुम्हारी। तो इसमें हम लोग 2 टाइप पहले पढ़ते हैं, क्योंकि हीट की बात कर रहे हैं तो हीट 2 तरीके की होती है, या तो हीट एब्जॉर्ब होती है या तो हीट रिलीज होती है। हीट रिलीज होती है दैट मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट एब्जॉर्ब होती है दैट मीन्स इंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर तुम कोई एक्सोथर्मिक समझेगा तो इंडोथर्मिक उसका पूरा उल्टा ही रहेगा। ठीक है, तो मैं तुम लोग को एक्सोथर्मिक रिएक्शन समझा देता हूँ। तो पहला क्या है, हीट इज गिवन आउट टू द सराउंडिंग। इसमें क्या होता है, सिस्टम हीट को रिलीज करता है बाहर। तो अगर किसी में हीट रिलीज हो रही है दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। अगर मेरे को उसको साइन से रिप्रेजेंट करना है तो कौन सा साइन लूंगा, पॉजिटिव या नेगेटिव साइन? ऑफकोर्स नेगेटिव साइन। नेगेटिव नेगेटिव साइन रिलीज को लॉस रिप्रेजेंट हो करता रहा है। हाँ है। यहाँ पे ये चीज पे ध्यान दे रखिए कि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं ये साइन से। पॉजिटिव साइन एब्सॉर्ब को, नेगेटिव साइन रिलीज को। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट मोल। इस केस के अंदर क्या होता है, देखो कोई भी चीज एनर्जी कब रिलीज करेगा, जब उसके पास एनर्जी रहेगी। तो इससे ये पता चलता है कि इस रिएक्शन में जब वो रिएक्टेंट साइड में होता है ना, तब एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तभी तो एनर्जी रिलीज करता है। थर्ड केस क्या बोल रहा है, रिएक्टेंट आर लेस स्टेबल। इसके अंदर जो रिएक्टेंट होता है ना लेस स्टेबल, इससे बोल सकते हैं कि ये एक ऐसे टाइप का रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट साइड में एनर्जी हाई है और जब प्रोडक्ट साइड जाता है उसकी एनर्जी लो हो जाती है। अगर कोई चीज के अंदर एनर्जी ज्यादा हो, तो तुम लोग ने क्लास 11 में नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने, कि जो एटम की अनस्टेबल होता है उसके अंदर एनर्जी ज्यादा होती है। एनर्जी ज्यादा होने की वजह से वो लेस स्टेबल होता है। अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो दूसरे एटम के साथ कंबाइन होता है ताकि अपनी एनर्जी को स्टेबल कर सके। जिस एटम के अंदर लो एनर्जी होती है वो स्टेबल होता है, ये पता है ना। तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज क्यों हो रही है, हीट रिलीज क्यों हो रही है, क्योंकि रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है जिसकी वजह से वो लेस स्टेबल हो गया है। अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो एनर्जी को रिलीज कर रहा है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट 4 पॉइंट क्या है, एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट इज लेस। इसमें जो प्रोडक्ट साइड में एनर्जी होती है ना, हीट होती है, वो कम होती है। ऑफकोर्स है, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में एनर्जी ज्यादा है, हीट ज्यादा है, तो प्रोडक्ट साइड में हीट पूरी की पूरी रिलीज हो जाती है। प्रोडक्ट आर मोर स्टेबल। इसके अंदर जाहिर बात है प्रोडक्ट साइड में हीट क्या है, लो है। अगर हीट लो है तो स्टेबल, हीट ज्यादा तो अनस्टेबल। लास्ट पॉइंट,
रिएक्शन स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ज्यादातर देखा गया है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है, जिनमें रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। मैंने पहले भी बताया स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है, ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें कोई एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत नहीं होती, रिएक्शन अपने आप आगे बढ़ जाता है। समझ में आया? तो अगर तुम लोग को एक्सोथर्मिक समझा तो उसका पूरा उल्टा क्या होगा, एंडोथर्मिक। अगर इसमें हीट रिलीज हो रही तो इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है। अगर इसमें रिएक्टेंट साइड एनर्जी ज्यादा है तो इसमें प्रोडक्ट साइड एनर्जी ज्यादा रहेगी और रिएक्टेंट साइड एनर्जी लेस होगी। इसमें रिएक्टेंट लेस स्टेबल है तो इसमें रिएक्टेंट मोर स्टेबल है। समझ में आया? इसका उल्टा लिखते जाओ, बन गया एंडोथर्मिक। तो इसलिए एक्सोथर्मिक याद रखने का, एंडोथर्मिक कभी भी याद नहीं करने का, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। समझ में आया? तो इसकी कंफ्यूजन को हटाना है ना, तो सिर्फ एक ही पार्ट याद रखो, क्योंकि दूसरा पार्ट उसका उल्टा ही है। अंडरस्टूड? तो आगे बढ़े, कोई डाउट है आपका? कोई फरहान? नो सर। क्लियर? नहीं सर। अब आते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन पे। थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होती है? तो थर्मोकेमिस्ट्री वो पार्ट है जिसके अंदर हम लोग किसी केमिकल रिएक्शन में एंथैल्पी कैसे बदलती है उसके बारे में देख रहे हैं। थर्मोकेमिकल इक्वेशन में रूल्स की भी स्टडी करेंगे, क्या क्या रूल है। तो मैंने एग्जाम्पल में एक रिएक्शन यह लिखा है, ये है मेरा इथेनॉल जो ऑक्सीजन के साथ 3 टाइम रिएक्ट कर 2 टाइम कार्बन डाइऑक्साइड 3 टाइम वाटर बना रहा है। इस रिएक्शन में जो एंथैल्पी है वो नेगेटिव, मतलब एंथैल्पी रिलीज हो रही है। एंथैल्पी की जो यूनिट है किलो जूल पर मोल है। तो फर्स्ट कंडीशन, सबसे पहला कंडीशन क्या है थर्मोकेमिकल इक्वेशन का? सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करो। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? लेफ्ट और राइट साइड में ऑक्सीजन की क्वांटिटी बराबर है? हाँ बराबर है। सेकेंड कंडीशन, इसके बाद थर्मोकेमिकल इक्वेशन में रूल क्या है कि जो भी रिएक्शन उसका फिजिकल स्टेट लिखो। जैसे इथेनॉल लिक्विड होता है, ऑक्सीजन गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, वाटर लिक्विड होता है। करेक्ट? समझ में आ रहा है रूल? थर्ड रूल, रिएक्शन लिखने के बाद उसकी एंथैल्पी भी बताना, क्या एंथैल्पी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ओके। फोर्थ कंडीशन, अगर कंडीशन रिएक्शन नहीं दे रहा हो तो स्टैंडर्ड फर्ज करना। मान लो अगर रिएक्शन की कंडीशन नहीं दी हुई, मान लो इस रिएक्शन में को कंडीशन नहीं दिख रही, तो उस वक्त ऐसे रिएक्शन को स्टैंडर्ड कंडीशन करना है। स्टैंडर्ड का मतलब जिसका टेम्परेचर 25 हो, 25 डिग्री और 298। हाँ ठीक है। रूल क्या बोल रहा है थर्मोकेमिकल इक्वेशन का? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड इंथैल्पी बताना है, मतलब रिएक्टेंट की भी इंथैल्पी बताना है और प्रोडक्ट की भी इंथैल्पी बताना है। ठीक है। जैसे देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, रिएक्टेंट साइड में इंथैल्पी क्या है? नेगेटिव डेल्टा एच, और प्रोडक्ट साइड में भी इंथैल्पी क्या है? माइनस डेल्टा एच। दोनों साइड नेगेटिव ही है, एनर्जी मतलब कंटिन्यूस रिलीज ही हो रही है। सिक्स्थ रूल क्या है? अगर रिएक्शन में सिंगल एलिमेंट हो, जैसे मान लो इस रिएक्शन के अंदर मान लो सिर्फ ऑक्सीजन अकेला है, तो ऐसी कंडीशन में उस ऑक्सीजन की वैल्यू को ले लेना है 0। क्या कंडीशन में ऑकर करना है? तो तुम लोग को थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। रेडॉक्स रिएक्शन पढ़े थे, याद है चैप्टर? उसमें भी कुछ रूल ऐसे ही थे, है ना? तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही रूल है। आई मैंने थर्मोकेमिकल के ज़्यादा सारे रूल बताती, एग्जाम में कभी नहीं पूछता, ये बेसिक है। तो आगे बढ़ जाते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब देखते हैं कि किसी स्पॉन्टिनिटी में, स्पॉन्टिनिटी का मतलब ऐसा कोई रिएक्शन जो फॉरवर्ड जाता है, क्या उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट होता है क्या? उसके लिए हम लोग को गिब्स एनर्जी समझनी पड़ेगी, और गिब्स एनर्जी को समझाने से पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि गिब्स एनर्जी मैं हमेशा भूल जाता हूँ, तो ये याद रखो। नेक्स्ट आते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन तो अरेडियस के लिए आएगा, जब किसी एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो सोडियम क्लोराइड और वाटर मिलेगा। पर अगर ये रिएक्शन को स्टैंडर्ड कंडीशन में करें तो इसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोलेंगे। सिंपल है कि नहीं? अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, वो है बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी यानी मैं अगर किसी बॉन्ड पर हीट पुट करता हूँ तो क्या होगा वो देखते हैं। ठीक है। तो अगर इसको रियल लाइफ से भी एग्जांपल से देख सकते हैं। कुछ लोग हैं सत्याग्रह में, ठीक है, दिल्ली में भी हो रहा था, पता है? ये किससे? एनआरसी के पे हाँ सर समझ गया। सब जमा थी। अब लोगों ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, पहले वहाँ पे थोड़ा सा कोरोना आया तो कोरोना से गर्मा गर्मी हुई, एंथैल्पी जनरेट हुई, फिर भी वो लोग हटे नहीं, बोले कि हम लोग कम रहेंगे लेकिन अड़े ही रहेंगे। फिर उन लोगों ने इनकी ताकत को तोड़ने के लिए क्या किया, लाठी चार्ज किया, उनको उठा के लेके चले गए। तो यहाँ पर मैंने यानी और गर्मा गर्मी बढ़ी, समझ रहे हैं? जब गर्मा गर्मी बढ़ती है तो हाँ ब्रेक समझ गया सर, वो एग्जाम्पल का आपका। बिल्कुल वही चीज़ हो रही है यहाँ पर भी। मान लो एक मीथेन मॉलिक्यूल, इस मीथेन मॉलिक्यूल में हर जगह हमने हाइड्रोजन को अटैच किया बॉन्ड से। अगर मेरे को इसकी बॉन्ड को, पहला चीज ये सारे सिग्मा बॉन्ड,
सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल होता है और कार्बन से हाइड्रोजन को निकालना बहुत ही मुश्किल काम है। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। हीट प्रोवाइड करने से पहले एक बेसिक चीज बताता हूँ। साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, कोई भी रिएक्शन जब हैपन होता है ना, बॉन्डिंग ब्रेकिंग या वो जो भी चीज होती है, बोलते वो सब गैसेस फॉर्म में ही होता है। रिएक्शन जो हैपन होते हैं ना कोई भी चीज के, वो गैसेस फॉर्म में ही होता है, लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में नहीं होता, पर वो एकदम छोटा सा हैपनिंग होता है। तो यहाँ पे मुझे अगर एक हाइड्रोजन को निकालना है तो उसको मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, ताकत देनी पड़ेगी। ताकत जब मिलेगी तो वो उस हाइड्रोजन को ब्रेक करेगा। समझ में आया? एनर्जी एब्जॉर्ब करने से मॉलिक्यूल अपने आप को तोड़ता है, ये याद रखो। अब तोड़ने पर क्या होता है, एक हाथ तोड़ गया पर वो हाथ में एक इलेक्ट्रॉन छोड़कर चला गया। अब यहाँ पे मेरा कार्बन अनस्टेबल हो गया। अब जाहिर बात है, तुमने एक बंदे को गरीब कर दिया, अब उसके और थोड़े पैसे तुमको लूटने हैं तो तुमको एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी कि वो जल्दी ब्रेक नहीं करेगा, बरोबर। तो अगर मुझे एक और हाइड्रोजन को ब्रेक करना है तो उसमें मुझे और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। पहले मैंने 427 दिया, अब मैं 439 दिया। 439 पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और 2 हाइड्रोजन ब्रेक हो गए। अगर मुझे इसमें से और हाइड्रोजन निकालना है तो मुझे और दुगनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो मैंने और इंथैल्पी दिया और एक और हाइड्रोजन किया। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक इसके मैं सारे के सारे चारों के चारों हाथ तोड़ना, पर जितनी बार मैं हाथ तोड़ रहा हूँ उतनी बार मुझे उसकी दुगना एनर्जी देनी पड़ेगी। पर यहाँ पे उल्टा हो रहा है, इधर 452 दिया, यहाँ पर 347। तो कॉमन सेंस है, यहाँ पर सबको तुमने तोड़ तोड़ के भगा दिया, अब बचा एक आदमी। वो एक आदमी क्या कर सकता है, उसको कुछ करने की जरूरत है क्या? उसको तो फूंक मारेंगे तो भी भाग जाएगा। जब एक बचता है ना तो ये अब कमजोर हो गया है कार्बन। अब इसको थोड़ी एनर्जी भी देंगे ना, वो अपने आप को तोड़ देगा। समझ में आया? तो यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए कार्बन के पास और सारे हमने बॉन्ड ब्रेक कर दिए। तो ऐसा कोई मेथड जिसमें हम लोग धीरे धीरे करके किसी कोवेलेंट बॉन्ड के बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, बरोबर, एनर्जी एब्सॉर्ब करके, ऐसे प्रोसेस को बॉन्ड इंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है, वो एनर्जी जिससे किसी मॉलिक्यूल को ब्रेक करके उसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करे। तो देखो ये सारी चीज क्या है, ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है इनको ही तो रेडिकल बोलते हैं, समटाइम फ्री रेडिकल भी बोलते हैं, पता है ना। आई होप सिंपल मेथड तो समझ में आया। तो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी क्या होती है, किसी भी मॉलिक्यूल को हम तोड़ के उसको एटम में कन्वर्ट करते हैं तो बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। करेक्ट। ये बिल्कुल कॉम्बिनेशन का उल्टा है। जारी बात है, कोई भी चीज प्रोसेस करने के लिए, किसी चीज को तोड़ने के लिए उसमें एनर्जी देनी पड़ती है ना। जैसे एक गुंडा मिला पुलिस स्टेशन में, अब उस गुंडे से तुमको पता करना है, बता तूने क्या चोरी किया। तब जारी बात है, उसके लिए जो इंस्पेक्टर उसको अपनी एनर्जी लगानी पड़ेगी। अब इसकी धुलाई करनी पड़ेगी, बिना धुलाई के बोलेगा नहीं। तो धुलाई करने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो सारे डंडे की जो एनर्जी है वो कौन एब्जॉर्ब करेगा? चोर एब्जॉर्ब करेगा। जब वो सारे डंडे की एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तभी तो वो टूटेगा, और टूटेगा तो फिर सच बताएगा। समझ में आया? तो तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, चेंज इन स्टैंडर्ड एंथैल्पी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट बॉन्ड माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट बॉन्ड। इस फॉर्मूले के जरिए हम लोग कितनी ब्रेक हो रही है एनर्जी या एटम मॉलिक्यूल वो बता सकते हैं। समीशन ये बता रहा है, हो सकता है तुम्हारा एक से ज्यादा एटम मॉलिक्यूल हो सकता है एक से ज्यादा प्रोडक्ट हो। समझ में आ रहा है ये? कोई डाउट है यहाँ पर? आगे बढ़े। अब आते हैं हेज लॉ। हाँ सर। तो हेज लॉ को पढ़ाने से पहले जरा चेक कर लो क्या हेज लॉ है तुम लोग को। ठीक है, मैं तो पढ़ा दूंगा। स्पॉन्टिनिटी का दिख रहा है मुझे कुछ पार्ट, हैज लॉ तो कटआउट पार्ट में नहीं है। हैज लॉ है तुम लोग को, दिख गया, इट इज देयर। ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट भी है। यहाँ पे क्या हो रहा है, द लॉ स्टेट दैट द चेंज इन एंथैल्पी फॉर अ रिएक्शन इन द सेम वेदर द रिएक्शन टेक प्लेस इन वन और अ सीरीज ऑफ स्टेप। ठीक है, उसकी जो एंथैल्पी, यहाँ बोलने का मतलब क्या, हैज लॉ क्या बोलता है, आप लंबा चौड़ा रास्ते से जाओ, एनर्जी यूज करो, या डायरेक्ट एनर्जी यूज करो, उस चीज को टेक प्लेस होने के लिए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में हैपन होने के लिए जो एनर्जी है वो इक्वली लगेगी। समझ में आया क्या? बोलने का मतलब क्या है कि मान लो ए मेरा रिएक्टेंट है और डी प्रोडक्ट। मान लो ए से डी बनने के लिए जो पाथ है वो पार्ट 2 है, उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी की, मान लो 5 एनर्जी गई, एग्जाम्पल दे रहा हूँ।
अब मान ले तो मैं अलग रास्ता यूज करता हूँ। पहले मैं इस रिएक्टेंट को ए से बी में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। मान लो ए से बी कन्वर्ट करने में 1 एनर्जी गई, बी से सी ये पाथ 1 है, कन्वर्ट करने में मान लो 2 की एनर्जी गई, और सी से डी में कन्वर्ट करने में मान लो उसकी एनर्जी गई 2 गई, तो 1 + 2 + 2 कितना हो जाता है 5। और मान लो अगर मैं डायरेक्ट इसको कन्वर्ट करता हूँ तो भी एनर्जी कितनी चाहिए 5। तो हेल्स लॉ क्या बोलता है, आप कैसे भी किसी भी चीज को रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हो ना, तो आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर लो, उसकी जो एनर्जी रिलीज या कंजप्शन उतना ही जाएगा। समझ में आया? देखो ना, बहुत सारे लोग अलग अलग मेथड इस्तेमाल करते हैं। अरे मैं JEE या 12 एग्जाम में कैसे क्रैक करूं, तो लोग क्या सोचते हैं, अरे मैं ये ट्रिक अपनाता ये करता हूँ। बाद में क्या लिखा रहता है कि आप ये तरीके से जाओ ये या ये तरीके से। देखो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 3 महीने में ही स्टडी करते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरा साल स्टडी करते रहते हैं बोर्ड एग्जाम की। तो हमें क्या लगता है हम लोग ज्यादा स्टडी कर रहे हैं, नहीं। जो 3 महीने में करते हैं वो पूरी 3 महीने में उतनी ही मेहनत करते हैं जो 12 महीने में करनी चाहिए। यानी वो लोग अपने दिमाग पे ज्यादा जोर डालते हैं और 3 महीने में टोटल 12 घंटे कंटिन्यू स्टडी करते हैं। और जो लोग 1 साल कंटिन्यू स्टडी करते हैं ना रेगुलर पूरे साल, वो लोग पूरे दिन में कितनी स्टडी करते हैं, सिर्फ 3 घंटा बैठ के स्टडी करते हैं या तो 2 घंटा। समझ में आया फर्क क्या है? कि नहीं, दोनों सेम ही मेहनत कर रहे हैं, करेक्ट ना। ये जो पूरा दिन बैठ के पढ़ रहा है वो भी उतनी एनर्जी यूज कर रहा है, पर धीरे धीरे एनर्जी यूटिलाइज कर रहा है। और जो 3 महीने में पढ़ रहा है वो एक ही दिन में जोश में 12 घंटा रोजाना बैठ के पढ़ रहा है। यानी ये तो पागलपन है जो 3 महीने वाला कर रहा है, ये तो ज्यादा खतरनाक तरीका अपना रहा है, बरोबर ना। उससे अच्छा क्या है, पूरे साल पढ़ो और धीरे धीरे पढ़ो, 3-3 घंटा पढ़ो। ऐसा 12 घंटा पढ़ना बहुत खतरनाक होता है, पर ये रियल है, रियलिटी है, ऐसा बच्चे हाँ। करते हैं। ज्यादातर जो 12वीं के बच्चे हैं ना वो 3 महीने में स्टडी करते हैं, तो ये बच्चे ना 8 घंटा 12 घंटा स्टडी करते हैं। और जो होशियार बच्चे होते हैं ना वो रेगुलर 3 घंटा 2 घंटा पढ़ते हैं, और इन लोग भी सेम अचीव कर लेते हैं। ये भी ज्यादा बेटर अचीव करते हैं क्योंकि लोग भूलते नहीं है कॉन्सेप्ट। 3 महीने वाले भूल जाते हैं तो लोगों को बहुत गुस्सा आता है, अरे अभी अभी पढ़ा भूल गया। क्योंकि वो एक साथ कंटिन्यू पढ़ते रहते हैं ना अलग अलग सब्जेक्ट, तो पिछला वाला सब्जेक्ट भूल जाते हैं क्योंकि रिवाइज भी तो करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी हेल्स लॉ भी यही बोल रहा है, आप डायरेक्ट कन्वर्ट करो या लंबा रूट लेके जाओ, आपको एनर्जी उतनी ही देना है। कोई भी रास्ते से आप एंथैल्पी चेंज करो। समझ में आया? तो चलो एग्जांपल देखते हैं। तो पहला एक रास्ता शॉर्टकट है, ए से डी को डायरेक्ट कन्वर्ट करना। अब मान लो मैं लंबा रूट लेता हूँ, पहले ए से बी की तरफ जाता हूँ, फिर बी से सी की तरफ या सी से डी की तरफ। इसका जो फाइनल आंसर आएगा ओवर ए से डी, उसकी एनर्जी और इनकी एनर्जी दोनों बराबर ही रहेगी, कि इनकी एनर्जी का टोटली फाइनल एनर्जी होगा, ए से डी का प्रोडक्ट होगा। समझ में आया तुम लोग को? आप कोई भी रास्ता यूज करो आपको एनर्जी इतनी ही देनी पड़ेगी। ये एग्जाम में कभी पूछा नहीं है कि इस पे न्यूमेरिकल आता है इसके बेस पर। आगे बढ़े, अब आते हैं एप्लीकेशन। इन थर्मोकेमिकल इक्वेशन को इक्वेशन बेस पर या तो ऐड कर सकते हैं थर्मोकेमिकल, या तो माइनस कर सकते हैं, या तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या डिवाइड भी कर सकते हैं कोई थर्मोकेमिकल इक्वेशन में को। तो हेल्स लॉ की मदद लगती है इसके लिए। इनका एंथैल्पी रिएक्शन यानी हेल्स लॉ में किसी भी एंथैल्पी को कैलकुलेट किया जा सकता है, क्योंकि इसमें ईच स्टेप बेस पर भी रिएक्शन को समझा जा सकता है ना। तो इसके जरिए हम लोग किसी एंथैल्पी को ऐड करके कैलकुलेशन भी कर सकते हैं कितनी एंथैल्पी जा रही है, करेक्ट। और क्या फायदा है हेल्स लॉ का, इसके जरिए हम किसी भी रिएक्शन की हीट और रिएक्शन कितना फास्ट हो रहा है, यानी कि रिएक्शन की स्पीड कितनी है, वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं हेल्स लॉ के जरिए। इसके जरिए हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि किसी रिएक्शन में कितने आयन फॉर्म हो रहे हैं, क्या रिएक्शन आयनाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये भी पता कर सकते हैं। दूसरा ये भी पता कर सकते हैं कि कोई रिएक्शन में बेस प्रेजेंट है या एसिड प्रेजेंट है, या वीक एसिड या वीक बेस है, वो भी पता कर सकते हैं। तो बेनिफिशियल रिएक्शन है ये, इसलिए ये काफी फेमस है, इसलिए न्यूमेरिकली करते हैं। तो न्यूमेरिकल में तुम लोग को इसकी एप्लीकेशन मिलेगी। अब देखो मैंने एक दूसरा डिफरेंशिएट बनाया है, वो है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस किसको बोलते हैं? मैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस पढ़ाऊंगा। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बिल्कुल उसका उलट होता है, ठीक है। जब भी एग्जाम होगा ना तो दोनों कभी मत पढ़ना, वरना तुम लोग भूल जाओगे इस प्रोसेस को। समझ में आया? तो मैं स्पॉन्टेनियस बताता हूँ। ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें किसी भी बिना एक्सटर्नल हेल्प के रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। ऐसे रिएक्शन में रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है और प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है, और रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ये वन डायरेक्शन होता है और इरिवर्सिबल होता है। ये कब तक होते रहेगा? जब तक रिएक्शन इक्विलिब्रियम नहीं हो जाता। नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं। मान लो मैंने बीकर के में सॉल्ट डाला और सॉल्ट को डिसॉल्व किया,
सॉल्ट डिसॉल्वेंट में कौन से टाइप का रिएक्शन होता है? एंडोथर्मिक होता है। पर अगर तुम पानी में नमक डालोगे तो ऑटोमेटिक भी घुल जाता है। जो ऑटोमेटिक घुलता है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, और जो ऑटोमेटिक नहीं घुल रहा है, स्टर कर रहे हो, नॉन स्पॉन्टेनियस हो, इन्हें तुमको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ी। क्लियर है? तो तुम बोल सकते हैं एक ही चीज के अंदर दोनों चीज हैपन होती है, करेक्ट ना? तो देखो स्पॉन्टेनियस पढ़ा, नॉन स्पॉन्टेनियस का उल्टा, रिएक्टेंट साइड में एनर्जी कम, प्रोडक्ट साइड में ज्यादा, कि दोनों डायरेक्शन में होता है, ये रिवर्सिबल होता है। एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस। क्लियर है कुलसुम, फरहान? अब आते हाँ हैं सर। एंट्रोपी पे। एंट्रोपी हाँ, पार्ट है क्या ये वाला? एक सेकंड ना। मेरे को लग रहा है कि हाँ, चलो लास्ट पार्ट में आगे पढ़ लेते हैं, ये है शायद सर नहीं है, एंट्रोपी। एंट्रोपी नहीं एंड स्पॉन्टेनिटी नहीं है। है ये वाला, नहीं है एंट्रोपी, ये एग्जाम्पल। नहीं नहीं, उसके ऊपर वाले टॉपिक पे ही खत्म हो जाता है। अरे वाह, आगे ये सब नहीं है इक्वेशन, क्यू अपन टी। सर एक सेकंड ना, एंट्रोपी है थोड़ा सा। चलो ले ही सॉरी। लेते हैं क्योंकि हाँ, थोड़ा ही है। एंट्रोपी को डेल्टा एच से एंट्रोपी का एक रिप्रेजेंट कर टॉपिक सकते हैं। कैंसल्ड है बस। एंट्रोपी क्या होती है? द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी विच मेजर द मॉलिक्यूलर डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस। बोलते हैं कि सॉलिड की एंट्रोपी क्या होगी, बताओ? कम होगी या ज्यादा होगी? ऑफ कोर्स कम होगी, कि इसमें डिसऑर्डर सर नहीं हो सकता। एंट्रोपी होता क्या है मतलब? डिसऑर्डरनेस मैंने बताया था ना। डिसऑर्डरनेस वाले तो यस, जैसे मतलब एक इजी एक बम है, एग्जांपल में क्या होगा? दिवाली में बम ले लो। अभी बम नॉर्मल है, जब फूटेगा तो उसके टुकड़े हो जाते हैं, तो हाँ डिसऑर्डर हो गया। एक क्लास ले लो, क्लास में जब टीचर नहीं था तो बच्चे यहाँ वहाँ भटक रहे थे, मस्ती कर रहे थे, यानी क्लास हाँ, डिसऑर्डर थी। जैसे टीचर आया वैसे क्लास ऑर्डर डिसऑर्डर में आ गई। ऑर्डर में आ गई। तो जब टीचर नहीं था तब एंट्रोपी ज्यादा थी, क्लास में डिस्टर्बेंस ज्यादा था, डिसऑर्डर हाँ, में थी। जब टीचर आए तो एंट्रोपी कम हो कम गई, हो गई। कि टीचर स्ट्रिक्ट होता है, सॉलिड एकदम हार्ड होता है, तो बच्चों को भी वो हार्ड बना देता है। तो जाहिर बात है जो सॉलिड होते हाँ हैं सर, उसमें सॉलिड में एंट्रोपी कम होगी कम होगी, लिक्विड में क्योंकि थोड़ी सी ज्यादा ज्यादा, जगह नहीं रहेगी और भागने की। गैस में बहुत ही ज्यादा सबसे ज्यादा डिसऑर्डरनेस होता है, तो घूमते एंट्रोपी भी फिरते रहेंगे बहुत ज्यादा। मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पे यस। अपनी मर्जी से। अभी कैसे पता करें कि कब सिस्टम में डिसऑर्डर होगा? तो ये बहुत आसान है, जब सर पॉजिटिव ये होंगे वॉल्यूम के ऊपर बेस्ड रहेगा ना? बोल सकते हैं, पर हम लोग यहाँ पे हीट के बेस पे जा रहे हैं और वॉल्यूम भी सब पे जाएंगे। जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है ना कोई सिस्टम में, तब उसमें डिसऑर्डर बढ़ता है, क्योंकि वो ब्रेक करता है ना अपने आप को, तो एंट्रोपी बढ़ेगी। जब कोई मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी रिलीज करेगा ना, तो उसमें डिसऑर्डर नहीं होगा, एंट्रोपी घटेगी। तो एंट्रोपी फुल्ली डिपेंड करती है कि कोई मॉलिक्यूल या सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है या रिलीज करता है। हम किसी रिएक्शन की स्टेट से भी पता कर सकते हैं कि वही एंट्रोपी ज्यादा होगी कि नहीं। जैसा अगर मान लो एक रिएक्शन दिया हुआ है H2O इंटू H2O, मान लो एक सिंपल गैस है, तो जारी बात एंट्रोपी ज्यादा है, लिक्विड है तो एंट्रोपी कम है। तो यानी फिजिकल स्टेट से भी मैं पता कर सकता हूँ कि नहीं एंट्रोपी ज्यादा है। दूसरा, रिएक्शन पे होने वाले रिएक्टेंट से कितने ज्यादा प्रोडक्ट, कोई रिएक्टेंट कितना ज्यादा है, कोई प्रोडक्ट कितना है, इससे भी हम लोग एंट्रोपी पता कर सकते हैं। हमें सबके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखेंगे, तो डायरेक्ट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पे आते हैं। एक एग्जाम्पल दिए, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन एटम बन रहे, दोनों साइड गैस है, पर ये मॉलिक्यूल है और ये दो एटम है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल एक ही है हाइड्रोजन, यहाँ पर वो एटम में डिवाइड हो गया, तो क्वांटिटी बढ़ गई। तो यहाँ पे डिसऑर्डरनेस ज्यादा है, यहाँ पे डिसऑर्डरनेस कम है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर फॉर्म में, बॉन्ड फॉर्म में, जब को एनर्जी एब्जॉर्ब किया तब उसने अपने आप को ब्रेक करके एटम बना लिया, तो एंट्रोपी बढ़ गई। समझ में आया कि दोनों साइड गैस में था ना, तो एंट्रोपी आइटम की क्वांटिटी से पता करते हैं। सेकंड एग्जांपल में कैल्शियम कार्बोनेट है, सॉलिड फॉर्म में था, तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, तो एक गैस फॉर्म में, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे एंट्रोपी ज्यादा है, पॉजिटिव। सेकंड केस में क्या देखना, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। अब सवाल है कि सभी आइटम गैस है, तो कैसे पता करेंगे? तो आइटम की क्वांटिटी से पता करो। लेफ्ट साइड में कितने आइटम है? लेफ्ट साइड में कितने आइटम है? 4 आइटम है। और हाँ, राइट साइड में कितने आइटम है? NO के 6 है। 6। तो जहाँ पे ज्यादा यानी एंट्रोपी ज्यादा। तो बहुत सारे ट्रिक है एंट्रोपी के। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स आते हैं जहाँ पे एंट्रोपी को कैलकुलेट करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये कुछ एग्जांपल दिया, ये तो समझ में आया। कहीं कहीं तो और इशू आएंगे, क्वांटिटेटिव बेस पे भी एंट्रोपी आती है, तो कैलकुलेट नहीं कर पाते, तब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूला है। एंट्रोपी चेंज किस पर निर्भर करता है? अमाउंट ऑफ हीट कैसे ट्रांसफर हुई उस पर, ठीक है, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, बरोबर ना। हमारी एंट्रोपी ज्यादा रहेगी या कम होगी, वो हीट पे डिपेंड करता है कि नहीं, कि कोई केमिकल या सब्सटेंस हीट एब्जॉर्ब कर रहा है या रिलीज कर रहा है एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, उस पर निर्भर करती है एंट्रोपी। यानी ये जो फॉर्मूला है वो सही लिखा हुआ है। हीट की यूनिट क्या होती है? जूल, टेम्परेचर, केल्विन, तो ये हो जाएगा कैलोरी पर केल्विन। ये ऐसा ही है, ये CGS यूनिट है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी बोलो तो क्या बोलता है?
total entropy of the system and surrounding is increase in spontaneous process. सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि जो टोटल इंट्रॉपी होती है ना यूनिवर्स की, वो किस पर निर्भर करती है? सिस्टम एंड सराउंडिंग दोनों पर। सिस्टम मान लो अर्थ है, सराउंडिंग मान लो यूनिवर्स है। मान लो एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारा अर्थ अपने आप को ही डिस्ट्रॉय कर देगा, बरोबर? तो जाहिर बात है डिस्ट्रॉय करने पे इंट्रॉपी बढ़ जाएगी, और ये हैपन होते रहता है यूनिवर्स में कंटिन्यू। तो हमारी इंट्रॉपी टोटली किस पे डिपेंड करती है? दो चीज पे, सिस्टम और सराउंडिंग दोनों पर। दोनों के बदलाव से इंट्रॉपी पे फर्क पड़ता है। इंट्रॉपी ज्यादा कब होगी? जब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। इंट्रॉपी कब होगी? जब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं होगा। इंट्रॉपी कांस्टेंट कब होगी? जब सिस्टम में बदलाव ही नहीं आएगा। आए भी ये समझ में आया होगा तुम लोगों को। अगर दोनों लॉ को मैं कंबाइन करूं, थर्मोडायनेमिक फर्स्ट और सेकंड लॉ को, तो क्या है? द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। देखो ये लॉ भी वही बोल रहा है, बट द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस, जो कि सच है। हमारे यूनिवर्स देखो कांस्टेंट है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, पर उस फॉर्म में कन्वर्ट होने पर हमारे यूनिवर्स में कंटिन्यू गैलेक्सी बनते जा रही, कंटिन्यू प्लैनेट्स बनते जा रहे हैं, कंटिन्यू स्टार्स क्रिएट हो रहे हैं, करेक्ट ना? नहीं, कांस्टेंट होने के बावजूद भी हमारी यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ते ही जा रही है। तो यहाँ पर अपना चैप्टर खत्म होता है। हमने चैप्टर के सारे पार्ट, मैक्सिमम सारे पार्ट देख ली। किसी को कोई डाउट है तो ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल में था ये चैप्टर, बरोबर? तो जो भी फिजिक्स में नहीं पढ़ा, वैसे तो पूरा ही पढ़ा, उसका कंप्लीट डिटेल हम लोगों ने केमिस्ट्री में देख ली। तो किसी को